सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में बात उत्तर प्रदेश के सियासी चुनावी ग्राउंड की, जिस पर एक और दावेदारी आ गई है। और दावेदारी आ गई है प्रियंका गांधी वाड्रा की। जी हां, जिन्होंने खुद को चुनावी चेहरा बता दिया है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि योगी की चुनौती क्या दे पाएंगी प्रियंका। जब बात चेहरे पर आ ही गई है तो कांग्रेस ने इशारों में सही अपने पत्ते खोल ही दिए हैं। प्रियंका ने कहा कि वही कांग्रेस का चेहरा है। अब सवाल यह कि अगर वो सीएम पद की लड़ाई लड़ रही हैं तो खुलकर सामने क्यों नहीं आती हैं। बीजेपी मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे कर अपनी लड़ाई लड़ रही है। वो चुनाव में उम्मीदवार भी बन चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी का चेहरा है और अब वो भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा गया कि कांग्रेस का सीएम फेस कौन। इस पर प्रियंका ने कहा कि यूपी में उनके अलावा कोई और चेहरा दिखता है क्या। उन्होंने कहा कि मेरा चेहरा हर जगह दिख रहा है ना। ऐसे में अगर प्रियंका सीएम पद की दावेदार हैं, जी हां सीएम पद की दावेदार हैं, तो कांग्रेस की तरफ से वो चेहरा है तो खुलकर लड़ाई में क्यों नहीं आती हैं। क्या प्रियंका गांधी अभी हवा का रुख भांपने में लगी है? क्या प्रियंका माहौल को टटोलने में लगी है कि अगर कांग्रेस के लिहाज से कुछ भी अच्छा होगा तो वो आगे आएंगी, बाकी जो है सो है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सबको चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि मेरे अलावा क्या कोई चेहरा दिखता है। यानी कि सीएम की दावेदारी में भी चेहरा एक गांधी परिवार का। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि यूपी में चार सीएम पद के दावेदार। प्रियंका के इशारों में इस ऐलान से यूपी में सीएम पद के खुले तौर पर चार दावेदार हो चुके हैं। यूपी में अभी तक लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की थी। हर सर्वे, हर चर्चा में योगी और अखिलेश यादव को ही मुख्य लड़ाई में माना जा रहा था कि ये दो चेहरे हैं, यही यूपी चुनाव में टक्कर ले रहे हैं और इन्हीं के बीच टक्कर है। दोनों ही चुनावी मैदान में भी आ चुके हैं। सिर्फ अपने अपने सेनाओं की अगुवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खुद जंग में उतरकर मोर्चे पर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लेकिन यूपी में दो और चेहरे हैं जिनकी चर्चा कुछ ज्यादा खास तो नहीं हो रही है, लेकिन ये दावेदार हो गए हैं। ये मायावती हैं और प्रियंका गांधी। कोई शक शुबा नहीं कि अगर बसपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो मायावती ही कमान संभालेंगी, भले वो विधानसभा चुनाव लड़े या ना लड़े। अपने समर्थकों और वोटर्स में ये साफ संदेश है कि बसपा का चेहरा कोई है तो वो मायावती हैं। लेकिन अब चौथा नाम प्रियंका गांधी का सामने आ गया और ये नाम खुद उन्होंने ही आगे किया। कांग्रेस के बाकी सभी नामों को एक सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया है जब कहा कि और कौन चेहरा नजर आता है। यानी बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता जो खुद को अपना चेहरा मान रहे हो और सोच रहे हो कि कम से कम कांग्रेस सरकार नहीं बना रही, लेकिन अगर एक संगठन के रूप में वो उसको लीड कर रहे हैं तो वो भी अब नहीं है। यानी अब योगी, अखिलेश, मायावती और प्रियंका यूपी में चार सीएम पद के दावेदार हैं। आपके लिए ये चार सियासी चेहरे सामने आ गए हैं और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, सियासत की मजबूरी, चेहरा जरूरी। चुनावी राजनीति में जितना अहम भूमिका पार्टी सिंबल की है, उतने ही चेहरे की भी है। पार्टी किसे आगे करे या किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, यह बड़ा मायने रखता है। समर्थकों या वोटरों में चेहरे को देखकर एक अलग ही असर आता है। इसीलिए सवाल अहम हो जाता है कि चेहरा कौन। ऐसे में मजबूरी में ही सही प्रियंका ने अपने चेहरे को आगे कर दिया है, क्योंकि यहां लड़ाई पार्टी की ही नहीं, चेहरे की भी है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती पहले से 3 चुनावी चेहरे यूपी में हैं। अब प्रियंका भी सामने आ गई। सपा अखिलेश के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस चेहरा ही नजर आ रही थी। अब प्रियंका का चेहरे वाला दाव चुनाव जीतने से ज्यादा पार्टी को खड़ा करने का लगता है, क्योंकि हर सर्वे कांग्रेस को सिरे से खारिज कर रहा है। फिर से कांग्रेस एक अंक में सिमटती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसा चुनावी गणित कह रहा है, ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं। ऐसे में पार्टी को संजीवनी देने की क्या यह कोशिश भर है? अब इससे कांग्रेस को फायदा होगा या स्थिति वही रहेगी, यह तो देखना होगा। लेकिन असल में यूपी में अब चेहरे की लड़ाई इस तरह हो चुकी है कि चेहरा
सिर्फ चेहरा नहीं है, अगर वो जीत का श्रेय लेने वाला होगा तो हार का ठीकरा भी उसी के सर फोड़ा जाएगा। अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहता है तो ये व्यक्तिगत हार योगी की कही जाएगी। ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो कहेंगे योगी चुनाव हार गए। वही हाल अखिलेश यादव का होगा। अगर हार की स्थिति होती है तो उन्हीं को नकारा जाएगा, और अगर जीत की स्थिति होती है तो लोग कहेंगे अखिलेश ने चुनाव जिता दिया। ऐसे में प्रियंका खुद को आगे कर रही हैं। उन्होंने ये तो कहा कि मेरे अलावा और कौन चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि हां मैं ही कांग्रेस का चेहरा हूं या मैं सीएम उम्मीदवार हूं। यानी फायदे में रहे तो आगे ही, अगर हारे तो आगे के लिए खारिज भी ना हो पाए। ऐसे में दावेदारी हल्के अंदाज में पेश की गई जैसे कि आज की गई है। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, प्रचार कितना जोरदार, चेहरे पर रहेगा दारोमदार। यूपी में लड़ाई मोहरों की नहीं चेहरों की है, जैसा मैंने पहले कहा। इसीलिए खुद आगे आकर मैदान में जुटे हुए हैं। जो दिखेगा वो बिकेगा। यूपी में योगी अपने कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं और जिन चेहरों के दम पर वो चुनावी मैदान में है वो भी उनके साथ जुट रहे हैं। कल से अमित शाह मैदान में उतर जाएंगे। अगर रैलियों से रोक हटी तो पीएम मोदी भी प्रचार अभियान में जुटे नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सीएम योगी ने कैंपेन के लिए गाना और नारा भी लॉन्च किया। इधर प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसका नाम रखा भर्ती विधान। उधर अखिलेश हर दिन नया ऐलान कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि राहुल गांधी ने यूपी से क्यों एक दूरी सी बना ली है। राहुल के सामने ही कह दिया कि क्या कोई और चेहरा नजर आता है। राहुल गांधी बगल में बैठे थे और उन्होंने कहा कि क्या कोई और चेहरा नजर आता है, सिर्फ मैं हूं चेहरा। तो क्या प्रियंका ने राहुल को भी अब खारिज कर दिया है? और उनका यह कहना कि क्या कोई और चेहरा नजर आ रहा है, यह मायने भी नहीं है कि यूपी में कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं जो इतने बड़े प्रदेश में पार्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ा सके। हर पार्टी में नेता की लंबी कतार है, कई नेता हैं जिनका नाम लिया जाता है, लेकिन प्रियंका खुद ही इस बात को खारिज कर रही है जब वो खुद को चेहरा बताती हैं। क्या कांग्रेस प्रियंका तक ही अब सीमित हो गई है? ऐसे में कांग्रेस से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कौन कर रहा है जब कोई नेता ही नहीं? मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 है पूरे हमारे साथ। उनको पहले लोकतंत्र में ये समझ रखनी पड़ेगी ना कि मुख्यमंत्री होने के लिए किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ता है। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, सीएम तो दो दहाई अंकों में उनके विधायक भी नहीं जीत रहे। हर कोई को इस लोकतंत्र में ख्वाब देखने का अधिकार है। जीतेगी तो बीजेपी, आएगी तो बीजेपी, बनेंगे तो योगी। तो आपने सुना, हर कोई दावा कर रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस बीच में आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी के बयान पर, उनकी दावेदारी पर यूपी के डिप्टी सीएम का तंज आया है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है, कांग्रेस के परिवारवाद पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि चेहरा तो उन्हें ही घोषित होना था। दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में कोई और चेहरा हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का सीधा सीधा तंज कांग्रेस पार्टी पर और प्रियंका गांधी के आज के ऐलान पर कि क्या गांधी परिवार के अलावा कोई और तंज हो सकता है। यह बड़ा वार बीजेपी की तरफ से, और उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यह कहा है। उनका बयान आया है प्रियंका गांधी पर कि कोई और दावेदारी पेश कर भी नहीं सकता है। ये, और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी वैभव जुड़ रहे हैं जो लगातार यूपी का महाभारत लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। वैभव, जरा मुझे बताइए, लोगों से पूछकर बताइए, प्रियंका गांधी की दावेदारी पर क्या कह रहे हैं? यूपी में क्या एक और चेहरा है? बिल्कुल, प्रियंका ने अपने वो बताया है। वो पार्टी में परिवारवाद तो पूरा है। पहले सोनिया जी अध्यक्ष थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की, फिर राहुल जी बन गए, अब फिर सोनिया जी बन गई, अब प्रियंका जी सर्वे सर्वा बना दी। आखिर ये परिवारवाद चल रहा है कांग्रेस में, काफी समय चलता रहा। लेकिन पत्रकार बंधु ने एक सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे अच्छा कोई चेहरा है। ये परिवारवादी राजनीति कौन चलती आ रही है और ये परिवारवादी राजनीति खत्म होनी चाहिए। और यूपी में जो है परिवार कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। समाजवादी सरकार बनेगी और समाजवादी के लोग परिवारवादी
भैया ये जो आप कह रहे परिवारवाद, देखिए उनकी आवाज नहीं आ रही है, वैभव की आवाज नहीं आ रही है अब इस टाइम पे। वैभव की आवाज नहीं आ रही है, वो जनता के बीच है, लोगों के बीच है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या एक और चेहरा दावेदारी पेश कर भी पा रहा है। मेरे साथ जो महाभारत में मेहमान है, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं आज महाभारत में। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी जुड़ रही हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह सांखला साहब मेरे साथ हैं महाभारत में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं और डॉक्टर सतीश प्रकाश थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत प्रोफेसर सिन्हा आपके साथ करना चाहती हूं। प्रियंका गांधी की दावेदारी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे समय में जब हर ओपिनियन पोल ने प्रोफेसर साहब कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया है, वहां प्रियंका अपने आप को चेहरा प्रोजेक्ट कर रही हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस है सर, या फिर जान फूकने की एक लास्ट कोशिश है? नहीं, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रही है, वो कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की चुनाव लड़ रही है। वास्तव में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के भीतर एक छद्म सिविल वॉर चल रहा है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नेतृत्व कौन संभाले। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात कीजिए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में स्पष्ट रूप से विभाजन है। एक बड़ा वर्ग है जो कहता है प्रियंका गांधी नेता हो, दूसरा वर्ग है जो राहुल गांधी के साथ है। इसी का प्रतिबिंब कांग्रेस में दिखाई पड़ रहा है। प्रियंका गांधी का कांग्रेस में उपस्थित होना और एक वंशवाद की राजनीति के तहत मैं एक घटना का जिक्र करता हूं। आज अखबारों में आपने न्यूज पढ़ा होगा कि स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के पुत्र को गोवा में टिकट नहीं दिया गया। ये अखबार का समाचार बना। दूसरी तरफ एक पार्टी है जिसमें परिश्रम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिशा दिया है कि जिसमें जहां पर भी वंशवाद अनायास आ रहा है उस वंशवाद को हम समाप्त करें। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को महत्व दें जो विचार से, संगठन से, मूल्यों से हो और ऐतिहासिक रूप से पार्टी के साथ जुड़े रहे। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में 3 के अलावा चौथा नाम जुड़ नहीं पाता है, और 3 के अलावा चौथा नाम जुड़ने में अब तो 3 भी घटते घटते 2 और 1 की स्थिति में आ गई है। पहले कांग्रेस की पार्टी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने क्या प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा की, राहुल गांधी ने क्या प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा की। प्रियंका गांधी किस हैसियत से स्वयं कहती है मैं पार्टी की चेहरा हूं। ये एक बड़ा हास्यास्पद स्थिति आ गई। जिस कांग्रेस पार्टी में सांखला जी एक वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा इतिहास उत्तर प्रदेश का रहा है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सभी उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत कर गए। कमलापति त्रिपाठी जैसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश से आते थे। हेमंती नंदन बहुगुना उत्तर प्रदेश से आते थे। उस प्रदेश में आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप एक नाम नहीं बता सकते। इसका एक ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं एक नाम पूछ लेती हूँ। आपने सांखला जी को कांग्रेस प्रोफेसर सिन्हा आपने कहा, मैं एक बार गजेंद्र जी से पूछ लेती हूँ। हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एक पंक्ति पूरा कर लूं। जी बोलिए सर, पूरा कर लूं। बोलिए सर, एक बात पूरी कर लूं। मैं कहा अगर कांग्रेस पार्टी कोई भी पार्टी यदि अपने नेताओं को मंच नहीं देगी, सम्मान नहीं देगी, उसको महत्व नहीं देगी, तो उस पार्टी के नेता का विकास, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। यदि सांखला साहब हैं, इन्हें पार्टी अगर महत्व ही नहीं देगी तो सांखला साहब टेलीविजन पर एक डिबेटर बनकर रह जाएंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी ने किसी भी कार्यकर्ता को, वरिष्ठ कार्यकर्ता को आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसका परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी मेरे साथ की मांग उत्तर प्रदेश में शून्य है। उसकी मांग में कोई जगह नहीं है, मांग शून्य है। अब मैं ये कह रही हूं प्रोफेसर सिन्हा, गजेंद्र जी, कि भाई यहां पर 4 दावेदार उत्तर प्रदेश में है। जनता किसे चुनेगी ये चुनाव बाद पता चलेगा। मेरे साथ ब्रजेश पाठक जी जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ब्रजेश जी, यूपी सरकार ये चुनाव योगी आदित्यनाथ, यानी कि आपकी बीजेपी इस वक्त चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ रही है, लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी की इस दावेदारी को एक ऐसे समय में जहां पर कांग्रेस यूपी में शून्य होती नजर आ रही है, आप कैसे देख रहे हैं सर? दरअसल कांग्रेस पार्टी का वही हाल हो गया, ना इनके पास नेता है ना कार्यकर्ता है। खुद ही इनको अपनी दुकान खोलनी है, खुद ही बंद करनी है, खुद ही कस्टमर बनना है। इन परिस्थितियों में आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाल रसातल की ओर जा रहा है। जहां पर इनके पास एक कार्यकर्ता न हो, जहां पर इनके पास एक नेता न हो, जहां पर इनको यह भी न पता हो कि मुझे करना क्या है।
देश में जहां जहां इनकी सरकारें हैं पूरी तरह से रसातल में जा रही हैं। अभी आपने राजस्थान की घटना को अपनी आंखों से देखा होगा, किस प्रकार एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ। प्रियंका गांधी वहां ना जाकर के उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पर्यटन पर निकली हैं और पूरा देश बहुत पास से इनको देख रहा है। कभी माफ नहीं करेगा इनके पूरे परिवार को, इनको जाकर के जहां पर अभी इनको मैंडेट मिला हुआ है कांग्रेस पार्टी को, वहां इनसे कोई मतलब नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता समझते हैं कि उत्तर प्रदेश उनकी जागीर है और जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। कई दशकों से इनका कोई नाम लेवा नहीं बचा है। रही कसर जो बची हुई है वो भी साफ होने वाली है। इनके आने से उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं एक बार ब्रजेश जी आपकी मौजूदगी में प्रोफेसर सिन्हा हैं, आपकी मौजूदगी में एक बार मैं गजेंद्र जी से पूछ लेती हूँ। गजेंद्र जी, जो बात प्रोफेसर सिन्हा ने कही, 3 नाम के बाद चौथा नाम यूपी में सर बता दीजिए कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो आपको ये बताऊं सुचिंद्र जी, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बैठे हैं जी, और इन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है एक बच्ची के बारे में कि उस बच्चे अलवर की बच्ची के साथ रेप हुआ है, जबकि उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है। इसलिए किसी बच्ची के साथ घटना नहीं हुई, उसको ब्रजेश जी आप कानून मंत्री होकर के गैर कानूनी अगर आप बात करेंगे, क्योंकि उसकी सीएम साहब ने सीबीआई को जांच दे दी है, सच्चाई सामने आ जाएगी, आपके चेहरे पर कालिख पुतेगी कि आपने एक बच्ची को जानबूझ करके रेप की विक्टिम कहा है। ये बहुत ही घृणास्पद बात है, आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। दूसरी बात ये है, इसमें कोई दो राय नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति लंबे समय से कमजोर है। इस बात को स्वीकार करने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रियंका जी ने जिम्मेदारी लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और इंचार्ज वो उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले लंबे समय से वो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए संघर्षरत है और मेहनत कर रहे हैं। मीडिया, देश का पूरा मीडिया इस बात को समझता है, सारे नेता समझ रहे हैं। उनके जाने से, लोगों से मिलने से और लोगों की जन समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाने से, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई उसको उठाने से, अल्पसंख्यकों और दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको। अब मैं एक बार सांखला जी सुनिए, सांखला जी मैं एक बार आपसे सीधे पूछ रही हूँ। पहली बात देखिए, 2 मुद्दे आपने मिला दिए हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ब्रजेश जी ने की, इसलिए आपने अलवर कांड की बात की। देखिए सर, आपकी सरकार के नीचे कोई भी घृणित कार्य होता है, आप कह रहे हैं कि वो रेप नहीं था, तो ये क्लैरिटी कौन देगा सर? ये क्लैरिटी कौन देगा? मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए। आपके आम राजस्थान का एक व्यक्ति है, वो जानना चाहता है अलवर कांड की सच्चाई, जरा उन्हें बताइए। आरोपी अभी तक फरार है सर, मुझे बता दीजिए। आप यहाँ पर उन्हें कह रहे हैं वो आपके आरोप है सर, लेकिन मुझे तो बताइए, आम आदमी को तो बताइए हुआ क्या। दूसरी बात सर, चेहरा मैंने चौथा नाम आपसे पूछा था यूपी में, जैसा कि प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि प्रियंका और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन 3 नामों के बाद चौथा नाम कौन सा सर? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने में प्रियंका जी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। और निश्चित रूप से कांग्रेस का बड़ा चेहरा प्रियंका जी है। क्या तो वो सीएम चेहरा है? कांग्रेस को वो सीएम चेहरा है कर रहे हैं, ये कोई गलत है? सीएम चेहरा कांग्रेस पार्टी ने सीएम चेहरा नहीं बनाया है, इसलिए अधिकृत रूप से वो सर मुझे एक बात बता दीजिए, आप खुद एक वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि आप लड़ते हैं चुनाव। यहाँ राकेश सिन्हा जी बैठे हैं, सांसद हैं राज्यसभा के और पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे, काम किया उन्होंने पार्टी के लिए। ब्रजेश जी हैं यहाँ पर, कानून मंत्री हैं, ये दावेदारी अपने ठोके तो मैं समझ सकती हूँ। मुझे एक बात बता दीजिए, दावेदारी किस बल पर ठोकी जा रही? मैं बस ये सीधा सवाल पूछ रही हूँ। कहाँ ठोकी है दावेदारी? नहीं ठोकी, बात कर रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे अलावा कोई चेहरा नहीं, तो क्या कहा उन्होंने? जब पत्रकारों ने ये पूछा कि यहाँ कांग्रेस का चेहरा कौन है, तो उनका मेरा चेहरा कब है क्या, ये बात उन्होंने कही है। मतलब उनके चेहरे के अलावा किसी और की जरूरत नहीं है, ये मैं कह लूं। सवाल का जवाब, उनके चेहरे के अलावा किसी और चेहरे की जरूरत नहीं, बाकी सब जाओ। कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से किसी को भी सीएम कैंडिडेट का दावेदार उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया है, यह आपकी जानकारी के लिए अच्छी तरह से बता दूं। अच्छा। और जहां तक हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे, वो भी परिवारवाद की देन है, उनके फादर भी सम्मानीय मैं एक बार सुनिए सर ये देखिए, ये तो और भी बुरा है, ये तो और भी बुरा है कि वो अपने आप को सीएम दावेदार नहीं मान रहे, लेकिन ये कह रही है मेरे अलावा कोई चेहरा नहीं है।
मेरे अलावा कोई चेहरा नहीं है, ये तो और भी बुरा है। अब आप सोचिए, प्रदेश के अंदर कांग्रेस में आज की तारीख प्रोफेसर सिन्हा हंस रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। ब्रजेश जी एक मिनट, एक बार एक बड़ी खबर बता देती हूँ कि किस तरह, सुनिए एक मिनट, उसके बाद कपिल जी भी इंतजार करें। विपक्ष पर बरसे हैं सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला कहा। उन्होंने कहा पहले सीएम और मंत्री, पहले के मुख्यमंत्री और मंत्री अपने घर बनवाते थे, हमने 45 लाख गरीबों के घर बनवाए हैं। योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा हमला है और ये उन सब सीएम दावेदारों पर हमला है। वो मुख्यमंत्री जो राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो चेहरे, और जो सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं उन पर भी हमला है, तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले के जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अपने घर बनवाए, लेकिन हमें इस बात पर गर्व है कि हमने 45 लाख गरीबों के घर बनवाए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, योगी आदित्यनाथ ने आज ये कहा है, ये बड़ा बयान, और ये उन सब चेहरों पर है, उन सब चेहरों पर जो कि अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं या फिर सीएम दावेदारी की बात कर रहे हैं। मैं एक बार अपने दर्शकों को बता देती हूं कि सीएम की तो दावेदारी है, लेकिन ये कितने योग्यताधारी हैं। अब योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हैं और सीएम की दावेदारी 5 बार वो सांसद रह चुके हैं। जल्दी चलाएंगे अंकित। 5 बार वो सांसद रह चुके हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के वो स्टार प्रचारक रहे हैं इससे पहले भी चुनाव में। वहीं अखिलेश यादव की मैं बात करूं तो अखिलेश यादव आजमगढ़ से मौजूदा सांसद है, 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री रहे और इसी के साथ साथ सीएम बनने से पहले भी वो सांसद थे। ये मैं अखिलेश यादव की दावेदारी। मायावती के बारे में मैं बता रही हूं, 4 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा वो सांसद रही हैं और वो बसपा की सुप्रीम नेता है। कभी चुनाव नहीं लड़ी है, लेकिन वो बसपा की नेता है। गांधी परिवार, ये माफ कीजिएगा, मैं प्रियंका गांधी की बात कर रही हूं। प्रियंका गांधी की योग्यता यह है कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ी और वो गांधी परिवार से आती हैं। अब ये सोचिए, ये 4 चेहरे हैं, ये 4 दावेदार हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के। हालांकि सांखला जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी नहीं है, लेकिन सोचिए कि योग्यता क्या है प्रियंका गांधी की, वो गांधी परिवार से आती हैं, ये योग्यता है उनकी। और क्या कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ी हैं। ब्रजेश जी मुझे बताइए जरा कि कभी जो चुनाव नहीं लड़ा है वो सीएम दावेदार बनने की रेस में सबसे आगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत पास से देख रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में जो कुकृत्य किए हैं, जनता ने इनको हाशिए पर ढकेल दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को केवल राजनीतिक पर्यटन के दृष्टि से आते हैं। हाँ। और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, इनके भैया और बहन दोनों देश के बाहर जाकर के अपने नानी के घर, अपने रिश्तेदारों के घर घूमने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का इनसे कोई लेना देना कभी नहीं रहा है। केवल इन्होंने राज करने का काम किया उत्तर प्रदेश में। कहीं कोई भी इनके बारे में कोई कहते नहीं मिल जाएगा कि गांधी परिवार ने किसी का कल्याण किया हो। आम सब अच्छी तरह जानते हैं और उत्तर प्रदेश का जनमानस इनके कृत्यों को बहुत नजदीक से देख रहा है। ठीक है, ब्रजेश जी जो बात कह रहे हैं, मैं सांखला जी मैंने योग्यता बताई, क्या योग्यता यही है कि वो गांधी परिवार से आती है? उसके ममता जी आपके पास आ रही हूं, प्रोफेसर सिन्हा उसके बाद। सुचरिता जी, गांधी परिवार ने की 3 पीढ़ियों ने इस देश की आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई है। गांधी परिवार की 2 पीढ़ियां इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए शहीद हुई है। ये गांधी परिवार का, ये गांधी परिवार की अपने आप में फहरिस्त है और उन्होंने 60 साल तक देश का नेतृत्व किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस परिवार ने देश को प्रधानमंत्री दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने कहा कि योगदान है, मैं उसे भी मान लूं, लेकिन उसके बूते पर प्रोफेसर सिन्हा क्या मैं इन्हें सीएम दावेदार बना दूं? या जनता के लिए ये कहेंगे कि क्योंकि प्रधानमंत्री पिता थे इसलिए मुझे भी सीएम का दावेदार मानिए? आप जबरदस्ती थोप रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई अधिकृत बयान नहीं। सांखला जी की अज्ञानता में दूर कर दे रहा हूं। हाँ। सांखला जी ने आपने वंशवाद के ऊपर टिप्पणी करते हुए मुझे कहा कि आप यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं, कृपया करके अपनी अज्ञानता दूर कर ले। हर सिन्हा किसी का पुत्र होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पिताजी सिन्हा ही हो। मैं किसी भी वंशवादी रास्ते से मैं पार्टी में नहीं आया हूं। मेरे अलावा इस पार्टी में मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं रहा है। इससे कम से कम अपनी अज्ञानता को आप दूर कर लीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए सवाल यह नहीं होता है प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दावेदार होने का
अधिकार है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक समय कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करती थी, उसके बाद आगे उसकी स्थिति खराब होती गई तो परिवार कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित करने लगी। अब परिवार के बाद व्यक्ति स्वयं अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने लगा। मैं जो जानना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में सांखला जी कह रहे पार्टी कभी बड़ी पार्टी होती थी, मैंने 2-3 नाम लिया और एक दर्जनों नाम है कांग्रेस पार्टी के पास। संविधान सभा में अकेले कांग्रेस के 3 दर्जन लोग संविधान सभा में थे। वह पार्टी आज ऐसी स्थिति में क्यों आई? इसका एकमात्र कारण है कि परिवार ने पार्टी को अपने दम्भ के लिए, परिवार अपने अस्तित्व को बचाने करने के लिए और सिर्फ एक साइन बोर्ड के सहारे परिवार जी रही है। आज परिवार ने कांग्रेस पार्टी को समाप्त किया है। कांग्रेस पार्टी का समाप्त होने के लिए पीछे 2 बड़ा कारण मैं बताना चाहता हूं। आज प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को बताएं उनकी विचारधारा क्या है। देखिए, सिर्फ चेहरे के आधार पर चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण दिया। आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बताए कि उनका सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण क्या है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई जिसने 10 साल से किसी भी सामाजिक आर्थिक प्रश्न पर 3 पृष्ठों का भी एक लिफलेट जारी नहीं किया है। जिस पार्टी की गिरावट ऐसी हो, जिसके पास नेता तो है, परिवार है, लेकिन पार्टी नहीं है, पार्टी है लेकिन संगठन नहीं है, संगठन है तो कार्यकर्ता नहीं है, उस पार्टी की स्थिति क्या हो सकती है? उत्तर प्रदेश में वे सांकेतिक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे उनका झंडा, उनका साइन बोर्ड, उनकी विरासत। ठीक है, मैं एक बार कपिल जी से पूछ लेती हूँ। कपिल जी, वो कह रहे हैं कि नेता हो या फिर परिवार हो, आपके नेता के पास राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है, परिवार भी है। ऐसे में मैं योगी आदित्यनाथ की बात नहीं करूं, अखिलेश यादव को टक्कर दे पाएंगी प्रियंका गांधी? देखिए, ये खुला लोकतंत्र का जो है वो त्योहार आने वाला है, उसमें कोई किसी को टक्कर दे। जनता जानती है कि किसको कौन टक्कर दे रहा है, और जनता इस बात को भी जान रही है कि किसने उसके साथ 5 साल तक वादा खिलाफी की है, और जनता इस वादा खिलाफी के खिलाफ जो है वो उत्तर देने के लिए 2022 के इलेक्शन में उतरने वाली है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई व्यक्ति अगर कहता है कि हम ही हैं चेहरा, तो ठीक है, उसका अपना एक संगठन है, उस संगठन में उसको खुद कभी कहने का अधिकार है, उसके संगठन के लोगों को भी कहने का अधिकार है। हमें तो इस बवाल में फंसना ही नहीं है। हम तो एक चीज जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 में जाना तय है। योगी सरकार तो खुद ही बतावे ना कि उसने क्या किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने अपना टारगेट सेट कर रखा है। सर, मैं तो यही कह रही हूँ, सारे ओपिनियन पोल यही बता रहे हैं कि योगी वर्सेस अखिलेश है इस चुनाव में, तो आपने अपना टारगेट सेट कर रखा है। आप प्रियंका पर जाएंगे भी नहीं, आप सीधे वार योगी आदित्यनाथ पर करेंगे। आपको पता है हमला कहां करना है। ममता जी, मैं सही कह रही हूं? वो वहीं हमला कर रहे हैं जहां उन्हें पता है करना है। नहीं सुचरिता जी बहुत सीधी बात बता दें, योगी आदित्यनाथ जी कहीं मुकाबले में खड़े ही नहीं है। अच्छा, खड़े ही नहीं है। एक सेकंड ममता जी, एक मिनट। हाँ, क्या योगी आदित्यनाथ मुकाबले में कहीं नहीं है, आप कह रहे हैं? तो ये इनको सोचना पड़ेगा ना कि जहां से ये खड़े हो रहे हैं। नहीं तो सर, मुकाबले में कहीं नहीं है, तो फिर मतलब आप ये कह रहे हैं कि निर्विरोध सरकार आपकी बन जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि कहीं मुकाबले में नहीं है योगी आदित्यनाथ, मतलब सपा की सरकार बन रही है। दो राय नहीं। हाँ, 2 राय नहीं है ममता जी, 2 राय नहीं है, कहीं चुनाव में नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है भाई योगी आदित्यनाथ की तरफ से वहां। मुझे ये जो शब्द है ना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी के, ये बड़बोले शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं है। और जहां तक इनकी ये सोच है, ये सोच इनको ले डूबेगी। पहले 17 में भी ले डूबी थी और 22 में भी डूबने वाले हैं सारे के सारे लोग। जहां तक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सवाल है, भाई साहब, सारे जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं उनको उठा के देख लीजिए। और ओपिनियन पोल नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते होंगे तो जाइए ना, गांव कस्बों में जाइए और पूछिए कि आज भी उत्तर प्रदेश की जनता किसको चाहती है मुख्यमंत्री देखना। हैंड्स डाउन 40% से ऊपर ज्यादा लोग योगी जी को चाहते हैं अपना सीएम देखना। कोई नहीं देखना। जब 20% से कम लोग अखिलेश यादव को बोल रहे हैं, तो आपको जनता ने नहीं बता दिया। एमएलसी के 2 इलेक्शन काशी क्षेत्र में हमने जीते हैं। दूसरी बात, आप लोग लगातार नरेंद्र मोदी जी का कंस्टिट्यूएंसी है, उसके बाद भी आप ये अगर हकीकत में आंख ना खुले तो हरियाणा के अंधे को हर जगह हरियाली दिखाई देती है। आज आप देखिए मुलायम जी के साधु से लेकर के घर की बहू समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया। अच्छा, बोलने तो दीजिए उन्हें भाई। कपिल जी, उन्हें बोलने दीजिए ना सर। सर देखिए, आराम से बात करेंगे, एक एक करके। गुस्से में बोलिए आप, लेकिन एक एक करके। सर, गुस्सा भी तभी पहुंच पाएगा दर्शकों तक जब एक एक करके बात करेंगे। सर, 1 मिनट, ममता जी को बात कंप्लीट करनी, फिर बोलिएगा। काले जी को एकदम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। अच्छा, दिखाइए ना सर, दिखाइए। जाकर के पूछ लीजिए, जनता तो कह रही है कि योगी सरकार को हटाना है।
जनता कह रही है योगी सरकार को हटाना है, और किसे लाना है सर? भाई साहब, आप कौन से उत्तर प्रदेश में रहते हैं? आप मुझे ये बताइए। समाजवादी पार्टी की साइकिल 22 में आएगी, ये तय है। तब तो अखिलेश यादव ने बोला मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी से चुनाव लड़के कद्दू में तीर मार रहे हैं क्या? जो सीट जनता, अरे तो बाबा जी क्यों अयोध्या से, मथुरा से लड़ते हुए देवबंद और प्रयागराज से होते हुए गोरखपुर सदर सीट पे क्यों चले आए? हिम्मत थी योगी आदित्यनाथ जी की तो लड़ लिए होते अयोध्या से महिलाओं के साथ। और अब से मैं कह रहा हूँ कि एक सीट और भर ले अयोध्या की। आंकड़े उठा करके देखिए अयोध्या से एक सीट और भर लेना। अरे सर मुझे एक बात बता दीजिए, एक मिनट सर देखिए एक मिनट मैं एक चीज कह दूं। अब ये वार जो कपीश जी जब आप ये वार बार बार करते हैं कि भाई गोरखपुर क्यों चले गए योगी आदित्यनाथ, तो भाई अब आप पर भी हमला होगा कि मैनपुरी क्यों चले गए अखिलेश यादव। तो अब तो सोचिए ना सर कि ये हमला कहीं उल्टा हम पर ना पड़ जाए। अब अगर वो गोरखपुर गए तो आप भी तो कहीं बहुत दूर नहीं गए, अपना ही गांव पकड़ा आपने भी चुनाव के लिए। नहीं पड़ेगा, नहीं पकड़ा आपने। यही उत्तर प्रदेश में हम लोग समझाना चाहते हैं कि जहां हमने आजमगढ़ में संसदीय सीट जीती, 2 लाख से ज्यादा के मतों से हराया है, और वहां पर जमानत जब्त हो गई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। कहां पूर्वांचल और कहां पश्चिम। ठीक है, विशाल मिश्रा जी के पास एक बार जाऊंगी। यही तो मैं एक बार पहले दिखा देती हूँ, एक हमारे हाथ में प्रोफेसर सिन्हा आपके पास आ रही है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट कपीश जी इस बीच बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यूपी चुनाव में बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है बीजेपी की एक और लिस्ट उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए। और आपको बता दूं कि रायबरेली से अदिति सिंह को टिकट मिला है। रायबरेली से अदिति सिंह को टिकट मिला है। गजेंद्र जी, आपकी पार्टी की अदिति सिंह कांग्रेस में रही, अब बीजेपी में शामिल हो गई और अब रायबरेली से उन्हें ही टिकट मिला है। अदिति सिंह लड़ेंगी रायबरेली से चुनाव। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। जो एक और लिस्ट अब सामने आई है, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए एक और लिस्ट जारी कर दी है। और वो लिस्ट आपके सामने है कि किस तरह से अंजुला माहौर को उतारा है हाथरस से, और वही रामवीर उपाध्याय सादाबाद से। ये लिस्ट है जो अब 85 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं बीजेपी ने, और उसमें एक प्रमुख नाम, जैसा मैंने कहा, प्रमुख नाम अदिति सिंह का है, जिन्हें रायबरेली से टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर बता रही हूं। और मैं आपको एक बार बता देती हूं कि जिन 4 दावेदारों की मैं बात कर रही हूं, उन 4 दावेदारों के लिए, और ये भी आपको बताएं, और हरिओम यादव को, जो कि मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है। मुलायम सिंह यादव के समधी को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि जो लोग पार्टी छोड़कर जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और जो बड़ा संदेश देने में सक्षम है, उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। और रामवीर उपाध्याय को भी टिकट दिया है, जो कि मायावती के एक समय करीबी रहे, उन्हें भी टिकट दिया है बीजेपी ने। अब सोचिए कि वो सब जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, और ये बात कई बार आप लोगों की तरफ से कही जा रही थी कपीश जी, अगर मैं कहूं गजेंद्र जी की पार्टी छोड़कर तो गए, लेकिन वहां पर स्वागत नहीं होगा, टिकट नहीं मिलेगा, टिकट सिर्फ हम लोग देंगे। ये देखिए किस तरह से अब जो टिकट मिल रहे हैं, बहुत से नाम आपको पसंद भी नहीं आएंगे। मैं एक बार तस्वीर भी दिखाना चाहती हूं अंकित, अगर हम एक बार तस्वीर दिखाएं कि 2017 के बनिस्पत अब जो ओपिनियन पोल है हमारा, वो कितनी सीटें दिखा रहा है इन चेहरों के लिए। जो 4 दावेदार अब सामने आ गए हैं, 2017 में कितनी सीटें थी बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए देखिए 325 सीटें बीजेपी और सहयोगी दलों की 2017 की ये तस्वीर है। सपा के लिए 47 सीटें, बसपा के लिए 19 सीटें थी 2017 में, उतने पर ही सिमट गई थी, और कांग्रेस 7 पर सिमट कर रह गई थी। अब जो दाव चला गया है, मैं इसलिए कह रही हूं कि चेहरा चुनावों में बहुत जरूरी है, क्योंकि चेहरे के बल पर ही यह चुनाव लड़ा जा रहा है। कम से कम उत्तर प्रदेश का चुनाव तो यही दिखाता है कि चेहरा मजबूत तो वोटर साथ चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अपनी दावेदारी दिखाई, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया गोरखपुर से, और हमारा जो ओपिनियन पोल था, यानी कि रिपब्लिक और पीमार्क का जो ओपिनियन पोल था, उसमें 252 से 272 सीटें बीजेपी के लिए 2022 में आ रही हैं। मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि 4 दावेदार, और इनकी अब इस बार 2022 में कितनी दावेदारी नजर आ रही है। अखिलेश यादव 47 सीटें थी 2017 में, लेकिन अब देखिए 111 से 131 सीटें। ये पी मार्क का हमारा ओपिनियन पोल, जरा इस पर रुकेंगे अंकित, क्योंकि जो सीटें मैंने अखिलेश यादव के लिए दिखाई, उनके लिए बहुत बड़ा जंप है 2017 से अब, यानी कि 2022 में
समाजवादी पार्टी के लिए यह बड़ा जंप है क्योंकि उनकी सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ को यानी कि 325 से उनकी सीटें बढ़ रही, उनकी सीटें जरूर कम हो रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए 111 से 131 सीटें इस पी मार्क के ओपिनियन पोल में आ रही है। वहीं मायावती के लिए अब बताते हैं, बसपा के लिए, क्योंकि ये तीसरा चेहरा जो सीएम उम्मीदवार का है, मायावती का चेहरा। भले ही उन्होंने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं, लेकिन वो दावेदारी जरूर पेश कर रही है। बसपा 19 सीटों पर सिमट गई थी 2017 में, लेकिन अब देखिए 8 से 16 सीटें हमारा ओपिनियन पोल बसपा को दे रहा है, यानी 8 से 16 सीटों पर सिमट जाएगी फिर से। पहले के मुकाबले कम हो गई बसपा की सीटें। ये तीसरा चेहरा है जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। मायावती की मैं सीटें आपको बता रही हूं, उनके लिए भी 2022 में बहुत ज्यादा विस्तार होता नहीं नजर आ रहा, बल्कि पार्टी और सिमट रही है। लेकिन चौथा चेहरा और सबसे महत्वपूर्ण चौथा चेहरा प्रियंका वाड्रा का है। गजेंद्र जी भले ही कह रहे हैं कि उन्होंने सीएम उम्मीदवार खुद को घोषित नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि चेहरा सिर्फ मेरा है, चेहरा आपको कोई और नजर आ रहा है। और ये तो शायद उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए और बुरा है जिन्होंने ये कह दिया कि भाई देखिए जो चुनाव के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी दावेदारी कहीं नहीं है। कांग्रेस के लिए 7 सीटें पिछले चुनाव में थी और इस बार देखिए कितनी सीटें सिमट गई हैं, 3 से 9 सीटें। 3 से 9 सीटें हमारा ओपिनियन पोल दे रहा है, यानी कि सोचिए 2022 में सिंगल डिजिट में ही कांग्रेस रहेगी। और इसी डिजिट को पलटने के लिए क्या प्रियंका गांधी ने अपना चेहरा सामने रखा, अपनी दावेदारी सामने रखी है। ये मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूं। कांग्रेस की 7 सीटें थी और अब 3 से 9। मैं एक बार जा रही हूं सतीश प्रकाश जी आपके पास। सतीश प्रकाश जी मुझे बताइए कि बहुत ज्यादा विस्तार बसपा के लिए भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहां दावेदारी सबकी है, आपकी भी है, आपकी नेत्री की भी है, कांग्रेस भी अब उतर गई है मैदान में। नहीं देखिए सुचारिता जी, कुछ दावे करने से ये नहीं होता। उत्तर प्रदेश की जनता ये डिसाइड करेगी कि मुख्यमंत्री किसका बनेगा। इसमें फ्रेम नहीं दिख रहा है मुझे सतीश प्रकाश। उत्तर प्रदेश में 400। अच्छा बोलिए सतीश प्रकाश जी, आपका फ्रेम मैं ठीक करा रही हूं, फ्रेम में कुछ गड़बड़ है। विशाल मिश्रा जी जरा बताइए, मैंने दावेदारी मैंने इसलिए दिखाई कि हकीकत क्या है ये भी लोगों को पता चल जाए। विशाल मिश्रा जी। देखिए सुचारता जी, ये उत्तर प्रदेश की जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है और जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के नए मापदंड स्थापित हुए हैं, जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर किया है, तो जनता विकास को ओर देगी। अब आप बताइए, कांग्रेस पार्टी जो खुद ही अपने अंदर के कलह से जूझ रही है, अभी तक तो वो अध्यक्ष ही नहीं डिसाइड कर पाए। एक अलग नया ग्रुप G23 वहां पे तैयार है। तो जिस पार्टी का ना कोई संगठन है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कार्यकर्ता है, इनसे पूछिए पूरे कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश में कहां दिख रहे थे, कहां जनता के बीच में थे ये। समाजवादी पार्टी से भी पूछिए, जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पूरे कोरोना काल में बैठ कर केवल ट्विटर खेल जो है खेला जा रहा था। जनता के बीच में कौन था, कितने लोगों को सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा था, कितने लोगों को राशन दिया जा रहा था जी। और यही नहीं, इस कार्यकाल के पहले 2017 के पहले सुचारता जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कितने घरों में बिजली जाती थी, और आज की उत्तर प्रदेश में बिजली जाती ही नहीं है। तब न्यूज़पेपर में छपता था सुचारता जी कि लोग बिजली के तार पर कपड़े सुखाते थे। अब पूछिए आज की डेट में कि 1,45,00,000 घरों में नया बिजली का कनेक्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तब तो केवल सैफई और मैनपुरी में ही बिजली आती थी। कुछ दिन तक पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बात आप कह रहे हैं विशाल जी, बड़ी बात मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि 85 नामों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। बीजेपी की एक और लिस्ट उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए 85 नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। और इसी के साथ एक बार फिर से अपनी पुरजोर दावेदारी बीजेपी इन चुनावों में आगे रख रही है। सीटें दोनों तरफ से, नामों का ऐलान दोनों तरफ से हो रहा है, यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी। लेकिन बसपा और कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए, और इसीलिए शायद वो दावेदारी याद दिलाने के लिए शायद प्रियंका गांधी ने आज अपना नाम आगे किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ।